Hello everyone, I hope all you are good at home and enjoying. Now, today we are going to discuss the last topic of this chapter, polarization of light. हम लोग polarization of light पढ़ेंगे आज, the last topic of this chapter. क्या होता है polarization का मतलब? Polarization का मतलब होता है the conversion of unpolarized light to polarized light. The conversion of unpolarized light to polarized light is known as polarization of light. इसे हम क्या बोलते हैं? Polarization of light. करते कैसे हैं इसको? उसके लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं. सबसे पहले अनपॉलराइज्ड लाइट क्या होती है? जो लाइट का नेचर होता है, लाइट का नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. कौन सा नेचर होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का क्या मतलब होता है कि लाइट हर एक प्लेन के अंदर इजीली क्या करती है? ट्रैवल कर सकती है. लाइट हर एक प्लेन के अंदर इजीली क्या कर सकती है? ट्रैवल कर सकती है. उस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट. बट पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है? जिसका मोशन सिर्फ एक प्लेन के अंदर होता है. जिसका मोशन सिर्फ एक प्लेन के अंदर होता है, उस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट. इज दैट क्लियर? अनपोलराइज्ड जिसका मोशन सभी प्लेन के अंदर हो, और पोलराइज्ड लाइट जिसका मोशन एक ही प्लेन के अंदर हो. तो ये दोनों तरह की लाइट रेज होती हैं. क्यों होता है इसका मोशन हर एक प्लेन के अंदर? क्योंकि ये वेव कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या मतलब होता है पोलराइजेशन का? द कन्वर्जन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट टू पोलराइज्ड लाइट. UL टू PL. UL का मतलब अनपोलराइज्ड, PL का मतलब पोलराइज्ड लाइट. तो ये जब भी कन्वर्जन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ऑफ लाइट. इनको कन्वर्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं. एक डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं एनालाइजर. क्या बोलते हैं? एनालाइजर. एनालाइजर क्या होता है? एनालाइजर इज अ डिवाइस. एनालाइजर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर, एनालाइजर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर चेकिंग द लाइट इज पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड. एनालाइजर क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो चेक करने के लिए वर्क आती है. किसको? कि पोलराइज्ड लाइट है या अनपोलराइज्ड लाइट है. फिर एक डिवाइस होती है पोलराइजर. ये क्या करती है? ये कन्वर्ट करती है किसको? अनपोलराइज को पोलराइज्ड लाइट के अंदर. इज दैट क्लियर? दो तरह की लाइट वेव्स होती हैं. एक होती है एनालाइजर और एक होती है पोलराइजर. एनालाइजर क्या करता है? उसको चेक करता है कि पोलराइज है या नहीं है. पोलराइजर क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है अनपोलराइज को पोलराइज्ड लाइट रे के अंदर. जब हम अनपोलराइज्ड लाइट रे को रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट रे को इस तरह से. ये एक इधर भी मोशन है इसका, और एक इसके परपेंडिकुलर प्लेन भी है. एक कौन सा है? परपेंडिकुलर भी है. और ये डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि लाइट इधर भी मूव कर रही है, इधर भी मूव कर रही है, और ऊपर भी मूव कर रही है. तीनों डायमेंशंस पे लाइट का क्या है? मोशन है. बट जब हम पोलराइज्ड लाइट रे को रिप्रेजेंट करेंगे तो या तो इस तरह से डॉट से, ये डॉट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर सिर्फ इन एरो से. ये एक प्लेन के अंदर है, ये दूसरे प्लेन के अंदर है, और ये सभी प्लेन्स के अंदर है. तो अनपोलराइज्ड लाइट रे को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और पोलराइज्ड को इस तरह. अब ये कन्वर्जन होता कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिंपल से प्रोसेस की, बाय रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है. रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज नथिंग, इट इज द coming back, it is the reflection of a light ray when incident on an opaque surface. जब कोई लाइट रे एक ओपेक सरफेस पे आके टकराती है और टकराने के बाद वापस आ जाती है उसी मीडियम में, तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं. तो ये मेथड यहाँ पे भी यूज होता है. कैसे यूज करते हैं इसको? जैसे ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ये कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो क्या हुआ? एक हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया. क्या ड्रॉ किया हमने? नॉर्मल. अनपोलराइज्ड लाइट इस तरह से आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चली गई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चली गई. तो अनपोलराइज्ड लाइट रे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से. ये कौन सी लाइट रे है? अनपोलराइज्ड.
तो रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई? रिफ्लेक्ट। जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ पे सिर्फ पोलराइज्ड लाइट रे आगे गई। कौन सी लाइट रे आगे गई? पोलराइज्ड। इज दैट क्लियर? द एंगल बिटवीन, इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन हमने इसको कहा। ये आईपी है तो ये भी कितना होगा? आईपी। अब अगर ये सरफेस ना होता, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना होता तो ये लाइट रे इस तरह से आगे पास हो जाती, इस तरह से आगे पास हो जाती, और आगे पास होती तो यहाँ पे एंगल बनता, वो कौन सा होता? रिफ्रैक्शन एंगल। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? आरपी से। अगर ये सरफेस यहाँ पे ना होता तो यहाँ पे भी लाइट रे आएगी, बट क्या होगा? यहाँ पे भी पोलराइज लाइट रे आगे ट्रांसफर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये लाइट रे कौन सी थी? अनपोलराइज लाइट रे। जैसे रिफ्लेक्शन हुआ तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक रिफ्लेक्शन की वजह से और एक जो सीधी पास हो गई। जो ये सीधी रिफ्लेक्शन हुई वो पोलराइज लाइट थी और ये सीधी पास हो गई, तो इन दोनों पार्ट्स में क्या हो गई? डिवाइड हो गई। इज दैट क्लियर? नाउ हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इक्वल्स टू क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल्स लॉ क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है? आईपी के, और ये किसके इक्वल है? आरपी के। ये किसके इक्वल है? आरपी के। तो अब ये जो है यहाँ पर आरपी, आरपी क्या है? रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो ये एंगल, ये पूरा एंगल कितना है? ये दिखाई दे रहा है 10। इस एंगल को हम निकाल लें तो ये एंगल कितना आएगा? 90 माइनस आईपी। ये कितना आएगा? 90 माइनस आईपी। ये क्लियर है? ये 90 माइनस आईपी आ गया। फिर हमने इसको इस तरफ आगे इंक्रीज कर दिया तो ये भी कितना होगा? 90 माइनस आईपी। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? म्यू इज इक्वल्स टू साइन आईपी अपॉन साइन 90 माइनस आईपी। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। तो म्यू इक्वल्स टू क्या आ गया? साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 10 आईपी। तो म्यू इक्वल्स टू आ गया 10 आईपी। ये एक लॉ होता है, इस लॉ को क्या बोलते हैं हम? ब्रूस्टर्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? ब्रूस्टर्स लॉ। इज दैट क्लियर? दिस लॉ इज नोन एज ब्रूस्टर्स लॉ। तो इस तरह से हमें रिफ्लेक्शन से क्या मिल गई? अनपोलराइज्ड लाइट रे किसमें कन्वर्ट हो गई? पोलराइज्ड लाइट रे में। अब सेकंड जो इसका प्रोसेस है कन्वर्जन का, वो है रिफ्रैक्शन। वो कौन सा है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है? व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जो बीच का इंटरफेस होता है वो क्या होता है? वो किस तरह से होता है? वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो तब क्या होगा? तो तब क्या होगा? जैसे ये कोई हमारे ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा हुआ है यहाँ पर, इस तरह से यहाँ से हमने लाइट रे को पास किया। अगर ये ग्लास ना होता तो ये इस तरह चली जाती, बट ग्लास है यहाँ पे, तो रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इट विल बेंड। ये बेंड हो गई। ये क्या हो गई? बेंड। तो इस तरह से दो लाइट रेज हमारे पास आ गई। ये कौन सी लाइट रे थी? दिस इज अनपोलराइज्ड। ये कौन सी लाइट रे है? अनपोलराइज्ड लाइट रे। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? दो पार्ट्स में, एक ये और एक ये। इस तरह से कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? दो पार्ट्स में। एक रे तो सीधी चली गई और एक रे रिफ्रैक्ट हो गई। तो जो रे रिफ्रैक्ट हुई वो एक प्लेन में चली गई और जो दूसरी वाली रे वो सीधी की सीधी चली गई, वो दूसरे प्लेन में चली गई। तो इस तरह भी अनपोलराइज्ड लाइट रे किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोलराइज्ड लाइट रे के अंदर। ये मीडियम डेंसर होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयर होगा तो थोड़ा सा पास से निकल जाएगी नॉर्मल के। फिर थर्ड इसमें जो प्रोसेस है वो बाय डबल रिफ्रैक्शन। बाय डबल रिफ्रैक्शन यानी कि जब दो बार रिफ्रैक्शन होता है, दो बार क्या होता है? रिफ्रैक्शन। तो क्या होगा? तो जैसे ही ग्लास है हमारे पास, लाइट रे अनपोलराइज्ड लाइट रे आई, एक बार तो सीधी चली जाएगी, एक बार तो कैसे चली जाएगी? सीधी। ये सीधी की सीधी लाइट रे चली गई, ठीक है। दूसरी जो लाइट रे है वो यहाँ से इस तरह डाइवर्ज हुई, ये डाइवर्ज होने के बाद इस तरह आएगी और फिर ये इस तरह से बाहर निकल जाएगी। इस तरह से क्या निकल जाएगी? बाहर।
या फिर ये इस तरह ना आके ये इस तरह भी नीचे की तरफ क्या कर सकती है, निकल सकती है। वो डिपेंड करता है उसके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो ये लाइट रेज भी डिवाइड हो गई दो पार्ट्स में। तो यहाँ पे कौन सी लाइट रेज आएगी, इस तरह से एक पोलराइज्ड लाइट रेज, और यहाँ पे भी इस तरह से एक पोलराइज्ड लाइट रेज। तो इस तरह से क्या हो गई, डिवाइड हो गई। इस तरह से क्या हो गई, डिवाइड। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से डिवाइड हुई तो लाइट रे यहाँ से गई और यहाँ से ये बाहर आ गई। तो इसे क्या बोलते हैं हम, बाय डबल रिफ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो लाइट रे है इसका कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 बार। इज दैट क्लियर? तो ये 3 मेथड्स हमने पढ़े, इसमें 2 मेथड्स और देखते हैं। पहला क्या था, बाय रिफ्लेक्शन, दूसरा बाय रिफ्रैक्शन और तीसरा बाय डबल रिफ्रैक्शन। अब हम 4th मेथड देखते हैं, बाय निकोल प्रिज्म। क्या होता है, अभी हमने देखा डबल रिफ्रैक्शन से कैसे होता है। क्या हुआ था, ये एक ग्लास का सरफेस था, एक लाइट रे ऐसे चली गई और एक लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होके वापस बाहर आ गई। तो क्या ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली हो सकता है इम्पॉसिबल हो, बट थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है। क्या हुआ इसमें कि एक लाइट रे ने, जो ये लाइट रे है, इसने रिफ्रैक्शन के लॉस को फॉलो ही नहीं किया। रिफ्रैक्शन के लॉस को क्या नहीं किया, फॉलो नहीं किया। और एक लाइट ने रिफ्रैक्शन के लॉस को क्या किया, फॉलो किया। तो जो लाइट रे रिफ्रैक्शन के लॉस को फॉलो नहीं करती है उसे बोलते हैं ई रे। क्या बोलते हैं, ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। और जो रे फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं ओ रे, ऑर्डिनरी रे। तो इस तरह से ये डिवाइड हुई। अब ये रिफ्रैक्शन होता किस में है, ये या तो होता है कैल्साइट के क्रिस्टल में या फिर होता है टर्मलिन के क्रिस्टल में। ये दोनों ही क्रिस्टल्स किसके बने हुए रहते हैं, ग्लास के बने हुए रहते हैं। तो इनके अंदर ये डबल रिफ्रैक्शन देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय निकोल प्रिज्म। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म ये एक तरह का प्रिज्म होता है। ये किससे बनता है, ये बनता है कैल्साइट क्रिस्टल से ही। कैसे बनता है वो बताता हूँ मैं। जैसे ये कोई कैल्साइट क्रिस्टल है हमारे पास, ये क्या है, कोई कैल्साइट क्रिस्टल। हमने क्या किया, इस क्रिस्टल को इस तरह से कट कर दिया। इस तरह से क्या कर दिया, कट। तो कट करने के बाद ये क्रिस्टल कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से ये क्रिस्टल हमने कट कर दिया। ये क्लियर है? तो ये 2 पार्ट्स में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जैसे ही 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, मैं इसको वापस से चिपका। ग्लासेस को चिपकाने का एक ग्लू आता है जिसे हम बोलते हैं कनाडा बाल्सम। क्या बोलते हैं, कनाडा बाल्सम। तो जैसे ही मैं इसको चिपकाऊंगा उस ग्लू से, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन दोनों पार्ट्स को चिपका दिया। ठीक है, ये जो डिवाइस होती है इसे बोलते हैं निकोल प्रिज्म। और ये कितने डिग्री पे कटा हुआ रहता है, 68 डिग्रीज के ऊपर। कितने डिग्रीज के ऊपर, 68 डिग्रीज के ऊपर। तो क्या होगा इसमें, जैसे कोई लाइट रे आएगी तो कनाडा बाल्सम से टकराएगी, तो एक लाइट रे तो आगे निकल जाएगी जिसने रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो नहीं किया, और एक लाइट रे इस तरह से इसके परपेंडिकुलर होकर निकल जाएगी। ये रे कौन सी है, ओ रे, और ये रे कौन सी है, ई रे। यहाँ पे भी एक पोलराइज्ड लाइट निकल गई और यहाँ पे भी एक पोलराइज्ड लाइट रे बाहर निकल गई। ये कौन सी लाइट रेज है, अनपोलराइज्ड, जिनका मोशन हर एक प्लेन के अंदर है। तो क्या हुआ इसमें, क्या होता है निकोल प्रिज्म, ये क्लियर है। इसमें डबल रिफ्रैक्शन होगा जैसे अभी कैल्साइट क्रिस्टल में हमने देखा, बट कैसे बनाया जाता है वो ज़्यादा जरूरी है। ई रे सीधी की सीधी पोलराइज होकर निकल गई और ओ रे इस तरह से इसके परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ बाहर निकल जाएगी। तो अनपोलराइज्ड लाइट रे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोलराइज्ड लाइट रे में। नेक्स्ट है हमारे पास बाय डाइक्रोइज्म। बाय डाइक्रोइज्म, डाइक्रोइज्म क्या होता है, ये एक तरह का क्रिस्टल होता है। उसमें क्या होता है कि अगर अनपोलराइज्ड लाइट को हम पास करते हैं तो वो सिर्फ बाहर पोलराइज्ड लाइट रे को बाहर निकलने देता है और बाकी वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ये डाइक्रोइज्म है, यहाँ पे लाइट रे इस तरह से आ रही है जो क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट रे है। जैसे ही इसके अंदर एंटर होंगी और बाहर निकलेगी तो बाहर सिर्फ कौन सी लाइट रेज निकलेगी, पोलराइज्ड लाइट रे।
ये होता है डाइक्रोइज्म। ये क्या कर लेता है, सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, यानी जो लाइट रे आपको नहीं चाहिए उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ पोलराइज्ड लाइट रे को कहाँ भेजेगा, बाहर भेज देगा। इज दैट क्लियर? लास्ट मेथड क्या है, स्कैटरिंग। लास्ट मेथड क्या है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने पढ़ा था। स्कैटरिंग का मतलब या डिफ्रैक्शन का मतलब सेम होता है। जब कोई लाइट रे ऑब्स्टेकल से टकराती है तो उसके पास में क्या आता है, चेंज आता है। ये सिर्फ लाइट के उन पार्टिकल्स के लिए जिनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। क्या करते हैं इसमें कि यहाँ से इस तरह से पास हो तो ये ऑब्स्टेकल क्या कर लेगा, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे लाइट रे के उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और लाइट पार्टिकल्स को बाहर जाने देगा। तो अनपोलराइज्ड लाइट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो सिर्फ पोलराइज्ड लाइट में। बट ये प्रोसेस इतना इफेक्टिव नहीं है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मैलस लॉ। कौन सा टॉपिक है, मैलस लॉ। क्या होता है मैलस लॉ? मैलस लॉ की जो हेडिंग है वो क्या है, जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर। जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, कोसाइन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर। ये जो दोनों डिवाइसेस हैं इनके बीच में जो एंगल है उसकी डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ये एनालाइजर और पोलराइजर दोनों इस तरह के राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनको आप एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं, इनको रोटेट कर सकते हैं। तो अगर एक एनालाइजर और एक पोलराइजर है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, इंटेंसिटी क्या होती है लाइट की, स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल। इन दोनों के एंगल के cos थीटा के स्क्वायर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I नॉट cos स्क्वायर थीटा। I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I नॉट cos स्क्वायर थीटा। I नॉट क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। I नॉट क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। दिस लॉ इज नोन एज मैलस लॉ। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, मैलस लॉ। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। Now we will do the remaining numericals of this chapter. इस चैप्टर के बचे हुए न्यूमेरिकल्स करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम नेक्स्ट सेशन देखते हैं इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है हमारे पास, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी है, 5500 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ है लाइट की। इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑन अ होल ऑफ विड्थ। इसको इंसिडेंट किया है परपेंडिकुलरली एक होल के ऊपर जिसकी विड्थ गिवन है 22 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं 22 × 10⁻⁷ मीटर, और इसको भी हम मीटर में करते हैं 5500 × 10⁻⁻10 मीटर। यह आ गया हमारे पास। फाइंड एंगुलर पोजीशन ऑफ टू मिनिमास एंड मैक्सिमास ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। हमें एंगुलर पोजीशन फाइंड करनी है थीटा। कितनी, 2 बार मैक्सिमा के लिए और 2 बार मिनिमा के लिए। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास इसमें, वेवलेंथ गिवन है लैम्डा, डी गिवन है होल्स के बीच का गैप, और हमें क्या पूछिए, θ1 और θ2 की पोजीशंस पूछी हैं, 2 मैक्सिमा या फिर 2 मिनिमा। आप दोनों में से चाहे कोई एक भी निकाल सकते हैं। आप चाहे तो 2 सेंट्रल मैक्सिमा निकाल सकते हैं और 2 मिनिमा निकाल सकते हैं। तो मिनिमा निकाल लीजिए या मैक्सिमा निकाल लीजिए। तो अगर हम मिनिमा फाइंड करते हैं तो मिनिमा कौन से इंटरफेरेंस में आया था, मिनिमा हमारे पास आया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। कौन से इंटरफेरेंस में आया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, d sin theta is equals to n lambda। d sin theta is equals to n lambda। एक बार हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। तो हमारे पास फर्स्ट क्या आ जाएगा, मिनिमा। फर्स्ट क्या आ जाएगा, मिनिमा। हमने इसका एंगल क्या मान लिया, θ1। तो d sin θ1 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी तो लैम्डा। तो sin θ1 इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय d। सो θ1 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स लैम्डा बाय डी। इसमें हम लैम्डा और डी की वैल्यू पुट कर देंगे और जितना सॉल्व हो सकता है उतना हम लोग सॉल्व करके इसको छोड़ देंगे। इसी तरह जब हम सेकंड मिनिमा निकालेंगे,
सेकेंड मिनिमा निकालेंगे तो उसके लिए हमने थीटा क्या मार्क कर लिया, लेट दैट बी थीटा 2। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d sin थीटा 2 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। तो sin थीटा 2 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाय d, थीटा 2 इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 2 लैम्डा बाय d। लैम्डा और d की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, जहां तक हमारा आंसर सॉल्व हो सकता है वहां तक हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इज दैट क्लियर? लैम्डा और d गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया हुआ है इसमें, टू polaroids are kept in such that the intensity of emergent light is maximum। इंटेंसिटी ऑफ जो emergent light है वो क्या है, मैक्सिमम। हमने ये फॉर्मूला अभी देखा मेलस लॉ का। इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस इक्वेशन से, I इज इक्वल्स टू आई नॉट। इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगी जब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1। फिर इसमें क्या कहा है, इफ वन पोलराइड इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री कोमा, एक पोलराइड का मतलब आइदर एनालाइजर और पोलराइजर, इनमें से एक को हमने 30 डिग्री रोटेट कर दिया। कितनी डिग्री रोटेट कर दिया, 30 डिग्री। विद रेस्पेक्ट टू अनदर पोलराइड सीधा का सीधा रखा हुआ था 90 डिग्री के ऊपर, यानी एक पोलराइड इस तरह से रखा हुआ था और दूसरे को हमने इस तरह से रोटेट कर दिया। 30 डिग्री उन दोनों के बीच में क्या बन गया, एंगल बन गया। तो क्या पूछा है इसमें, व्हाट पार्ट ऑफ लाइट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी वुड बी एमर्जेंट, द इंटेंसिटी ऑफ एमर्जेंट लाइट। तो यहाँ पे वापस से फॉर्मूला लगाते हैं, तो आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 √3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, तो ये आ गया 3/4 आई नॉट। पहले इंटेंसिटी किसके इक्वल थी, आई नॉट की, अब कितने टाइम्स हो जाएगी उसकी, 3/4। इज दैट क्लियर, 3/4 आई नॉट और आई क्या थे, इक्वल थे। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सन इज एट एंगल ऑफ 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाटर सरफेस इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। हमने ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ा, कौन सा लॉ पढ़ा हमने, ब्रूस्टर्स लॉ। क्या गिवन है कि सन जो है वो कितने डिग्री पे है, 37 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है वाटर के सरफेस के ऊपर, तो वो कंप्लीटली क्या हो रहा है, पोलराइज्ड हो रहा है। तो म्यू इक्वल से हमने क्या पढ़ा, tan IUT, एक फॉर्मूला पढ़ा हमने ब्रूस्टर्स लॉ में, तो म्यू इज इक्वल टू 10 कितना डिग्री है, रिफ्रैक्शन एंगल 37 डिग्री है, तो इंसिडेंस एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 37 दैट इज 53। तो म्यू इज इक्वल्स टू 10 53 की जो वैल्यू होती है वो पुट कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 4/3। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, या फिर हम यही छोड़ देंगे इसको, म्यू इक्वल्स टू 10 53 अगर हमें वैल्यूज पता नहीं होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पोलराइजेशन डायरेक्शन ऑफ टू पोलराइजिंग प्लेट्स आर पैरेलल ड्यू टू दैट द इंटेंसिटी ऑफ एमर्जेंट लाइट इज मैक्सिमम। जब दो लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल है तो वो क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम ही होगी। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आई नॉट। ठीक है, फिर इसमें क्या कहा है, बाय व्हाट मिनिमम एंगल, कितने मिनिमम एंगल से हमें उसे रोटेट करना है कि इंटेंसिटी 1/4 हो जाए मैक्सिमम की, यानी ये जो आई की वैल्यू कितनी हो जाए I0/4, तो कितने एंगल से हमें इसको रोटेट करना है ये पूछा है। तो I0/4 इंटेंसिटी मैक्सिमम की 1/4 हो गई, I0 से I0 कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा 1/2 कब होता है 60 डिग्री के ऊपर, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आएगा +60 और -60 degrees. Is that clear? In this way we have to do the numericals of this chapter. कोई प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स में आप लोग पूछ सकते हैं, किसी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग पूछ सकते हैं। ये चैप्टर अब फिनिश हो चुका है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।